हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज है 7 अक्टूबर 2023। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले अभी के नोबेल प्राइज दिया जा रहा है, घोषणा किया जा रहा है। तो नोबेल पुरस्कार मिला है आज, शांति का नोबेल पुरस्कार की घोषणा किया गया है, जो मिला है नरगिस मोहम्मदी को, जो ईरान की है। यह एक महिला है और पत्रकार भी है, और ये मानवाधिकार कार्यकर्ता एक्टिविस्ट भी है। ये मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, सो किस विभाग, DHRC के हैं। DHRC मतलब डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर की ये उपाध्यक्षा भी है। मानवाधिकार कार्यकर्ता, मानवाधिकार एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं, जो डिफेंडर्स ऑफ DHRC का है। नोबेल पुरस्कार इनको, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने किस लिए दिया गया है, इनका जो क्या भूमिका रही है जिस कारण से इनको शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है, तो देखते हैं। तो इनको, ये महिला पत्रकार हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। उसके बाद इन्होंने महिलाओं की आज़ादी के लिए और उनके हक के लिए आवाज़ उठाई। ईरान में महिलाओं की आज़ादी और उसके हक के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई है। और कमेटी ने शांति का नोबेल पुरस्कार देते हुए इनके महिलाओं के द्वारा इनका एक नारा दिया गया है, जो जन जिंदगी और आज़ादी है। जन जिंदगी और आज़ादी, और इसी आज़ादी के साथ, इसी नारे की घोषणा के साथ कमेटी ने, शांति नोबेल पुरस्कार कमेटी ने इनको शांति नोबेल पुरस्कार के लिए घोषणा की, इस जन जिंदगी आज़ादी के नारों के साथ की। इनका उम्र महज 51 साल है। और इन्हें ईरान ने सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के खिलाफ जो है, सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रही थी, जिसके खिलाफ आरोप दर्ज किया गया है, आरोप है इस पर। और 31 साल इनको जो सजा मिली है, 31 साल की सजा मिली है। और 131 साल की सजा के साथ 154 कोड़े भी बरसाए जाएंगे। 154 कोड़े की सजा मिली है। 31 साल जेल की सजा, 154 कोड़े की सजा सुनाई गई है। और अब भी जो है नरगिस मोहम्मदी एक जेल में कैद है, और जेल है ईरान का एवान जेल में कैद है। इनके द्वारा लिखी गई एक बुक है, जो बहुत ही फेमस बुक है, व्हाइट टॉर्चर बुक है इनके द्वारा। और अब तक शांति का नोबेल पुरस्कार जो है 111 लोगों को और लगभग 111 लोगों को और 30 संस्थाओं को दिया जा चुका है, जिसमें से रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति को 3 बार सर्वाधिक बार दिया जा चुका है, जिसमें 1917 में, 1944 और 1963 में, 1917, 1944 और 1963 में रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति को दिया गया है। 111 लोगों को दिया गया है और 30 संस्थाओं को। मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को, इनको संयुक्त रूप से 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिसमें मलाला यूसुफजई जो है, ये सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली है। और ये पाकिस्तान की रहने वाली है। एशियन गेम्स, अगला देखते हैं एशियन गेम्स। एशियन गेम्स अब जानते हैं कि चीन के गांव में हो रहा है, और ये 19वां
19वां हो रहा है। 19वां जो 2023 में किया जा रहा है, ये 19वां है। हांगकांग चीन में है, आयोजित किया जा रहा है। अब उसका 13वां दिन हो चुका है। 13वें दिन में भारत ने हॉकी में 5-1 से जापान को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। 13वें दिन भारत ने 9 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज हैं। 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत का कुल टोटल 95 मेडल हो चुका है। 13वां दिन तक 95 मेडल हो चुका था। अब यह अब तक का जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन है भारत के द्वारा। इससे पहले कभी 95 या लगभग ये 100 पहुंच जाएगी जब तक ये एशियन गेम्स हो जाएगा, अगर अच्छा प्रदर्शन रहा तो। इससे पहले 70 था। आर्चरी में जो रिकवर टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है भारत में अंकिता भगत, भजन कौर और सिमरनजीत कौर ने। ये रिकवर टीम इवेंट है जिसमें से ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं आर्चरी में, जिससे अब इसका मतलब है कि अंकिता भगत आर्चरी से संबंधित है, भजन कौर आर्चरी से संबंधित है, सिमरनजीत कौर आर्चरी से है। बैडमिंटन में है मेन सिंगल में एच एस प्रणॉय ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। रेसलिंग में वुमेन्स कैटेगरी में वुमेन्स 76 केजी के फ्री स्टाइल इवेंट में किरण ने ब्रॉन्ज जीता है। किरण ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। रेसलिंग मेंस में 57 केजी फ्री स्टाइल इवेंट में अमन जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और ब्रिज खेल में जिसमें भारतीय टीम इवेंट है, तो इसमें सिल्वर जीता है भारत के लिए, भारतीय टीमों ने जीती है। अब आगे देखते हैं आक चुरपी क्या है। आक चुरपी एक मिठाई है जो अरुणाचल प्रदेश को, अभी आक चुरपी को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिला है, किस राज्य को मिला है? अरुणाचल प्रदेश को मिला है आक चुरपी का जीआई टैग। ग्लोबल इंडिकेशन अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। यह एक प्रकार का मिठाई है जो एक आक जानवर होता है, उसके दूध को किण्वन करके जो जिसको हम लोग पनीर कहते हैं, किण्वन करने के बाद फाड़ने के बाद पनीर बनता है। तो पनीर बनने के तो इसके उसी किण्वन से मिठाई बनाई जाती है। और किण्वन करने के बाद जो मिठाई बनाई जाती है, पनीर उसके प्रोटीन उसमें जो होता है, उस मिठाई में, उस पनीर में, आपके पनीर में आप जानवर के से जो दूध निकाला जाता है उससे बनाया जाता है। तो उसके पनीर के प्रोटीन में जो है बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, पनीर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। आगे देखते हैं, भारत के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। इसका उद्घाटन जो है भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। यह जो है दिव्यांगजनों से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र है और इस हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का नाम जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इसमें जो है दिव्यांगजनों से संबंधित खेल प्रशिक्षण उसके ट्रेनिंग दिया जाएगा दिव्यांगजनों को। केंद्र सरकार ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा नेशनल एनएलएफटी को कितने सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? प्रतिबंधित कर दिया है तो इसका भी कोई कारण होगा प्रतिबंधित करने का। तो क्या कितने सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? 5 सालों के लिए एनएलएफटी को ही नहीं बल्कि एटीटीएफ को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। एनएलएफटी नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और एटीटीएफ ऑल इंडिया त्रिपुरा टाइगर फोर्स, ये दोनों को 5 सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। और क्यों किया गया है ये देखना है। तो इन गुटों पर देश की एकता और संप्रभुता के खिलाफ
गतिविधियों में संलिप्त रहने का आरोप है। देश की एकता और संप्रभुता को ठेस पहुंचा रहा था ये दोनों गुट, जिसके कारण उसमें संलिप्त पाया गया, जिसके कारण इन दोनों गुटों पर 5 सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि ये जो गुट हैं एनडीटी, एनएलएफटी और एटीटीएफ, ये की संगठनों का एक जो सीधा मकसद था वो त्रिपुरा को अलग राष्ट्र बनाना था, जिस कारण से एनएलएफटी, नेशनल लिबरल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल इंडिया त्रिपुरा टास्क फोर्स को प्रतिबंधित कर दिया है। अब देखते हैं त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा जो है भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक राज्य है, जिसका गठन जो है 1972 में पूर्ण रूप से भारत का एक राज्य बना। त्रिपुरा तीन और उसका जो पड़ोसी देश है, मतलब कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश है, जिसमें से त्रिपुरा राज्य से बांग्लादेश का जो बॉर्डर टच करता है, सीमा टच करता है। तो ये जो त्रिपुरा है 3 ओर जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। एक तरफ से भारत से टच है, भारत की सीमा से भारत में ही है, मतलब भारत में है, और बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ है। राजधानी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और राज्यपाल इसमें अभी सत्यदेव नारायण आर्य हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह हैं। इसका स्थापना 1972 में हुआ है। आगे देखते हैं रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश से संबंधित है? रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह बांग्लादेश से संबंधित है। बांग्लादेश में यह चर्चा में क्यों आया है? तो बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, हमारा पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश है। चर्चा में है इसलिए क्योंकि रूपपुर परमाणु ऊर्जा बांग्लादेश ने रूस से यूरेनियम प्राप्त करने में सफलता पाई है, और अब बांग्लादेश रूस से यूरेनियम मंगाएगा, और इसी के साथ बांग्लादेश दुनिया का 33वां परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश बन गया। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का उत्पादन क्षमता 1200 मेगावाट है। इस बिजली उत्पादन करने की क्षमता 1200 मेगावाट है। यूरेनियम का जो परमाणु संख्या होता है 192 है, यानी कि 92 है। इसका समस्थानिक यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238 है। भारत में भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसका उत्पादन क्षमता भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र 7 है। तारापुर महाराष्ट्र 1969 में इसका स्थापना हुआ है। तारापुर महाराष्ट्र में है। रावतभाटा राजस्थान में है, जिसका स्थापना 1973 में किया गया। कल्पक्कम तमिलनाडु में है, 1984 में इसका स्थापना किया गया। नरोरा उत्तर प्रदेश 1991 में इसकी स्थापना किया गया है। यह एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। काकरापारा गुजरात में 1993 में इसकी स्थापना हुई। केगा कर्नाटक में इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुई। कुंडनकुलम जो तमिलनाडु में है 2013 में इसकी स्थापना हुई। भारत और यूएई के बीच एक समझौता हुआ है, जो डिजिटल स्कीम है, घरेलू कार्ड स्कीम के लिए एक समझौता किया गया है। इसके समझौते से यूएई में जो डिजिटल सुविधा डोमेस्टिक कार्ड स्कीम विकसित करने के लिए समझौता किया गया है। यह जो समझौता किया गया है, भारत के उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और यूएई संयुक्त अरब अमीरात के उद्योग और वाणिज्य मंत्री, एडवांस टेक्नोलॉजी और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री जो है सुल्तान अल जबर है, इन दोनों के बीच हस्ताक्षर हुआ है। भारत ने रुपे कार्ड की तरह संयुक्त अरब अमीरात में उनके डिजिटल भुगतान व ई कॉमर्स की सुविधा के लिए डोमेस्टिक कार्ड स्कीम विकसित करने के लिए समझौता किया गया है।